नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है उसकी हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले इसी वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेंगे कि क्या यूपी पीसीएस पोस्टपोन हो रहा है फिर से। यूपी पीसीएस पोस्टपोन अगेन, जैसा कि मार्च में प्रस्तावित था वो पोस्टपोन हो चुका था, 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अब कई जगह से ऐसी न्यूज़ मिल रही है, हालांकि ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल आने से पहले भी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो बिल्कुल ये लगभग बिल्कुल सही न्यूज़ है कि यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स है ये पोस्टपोन हो रहा है फिर से। इसका कारण यही बताया जा रहा है कि पीसीएस की परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जो सरकारी एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाने हैं वो नहीं मिल रहे हैं उतने प्रॉपर तरीक़ों से। और सरकारी एग्ज़ाम सेंटर जो रेलवे स्टेशन है उसके 10 किलोमीटर की रेंज में मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आयोग को। अब इसमें क्या ही किया जा सकता है। जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका केवल टाइम बर्बाद हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। तो अगर ये पोस्टपोन हुआ है तो ये कब तक जाएगा, तो ये आयोग ही बता सकता है इसकी नई डेट। हालांकि जो सुनने को मिल रही है वो दिसंबर सुनने को मिल रही है। ठीक है, और दिसंबर में ही आरओ है। तो आरओ और पीसीएस के आगे पीछे एक हफ्ते में हो सकता है कि नहीं, ये भी एक अपने आप में चैलेंज की बात होगी, क्योंकि पीसीएस में केवल 6 लाख 6.5 लाख कैंडिडेट हैं और आरओ में लगभग 10.5 लाख हैं। तो 6 लाख 6.5 लाख में इतनी प्रॉब्लम आ रही तो 10.5 लाख में कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी अपने आप में अलग है आयोग के लिए, है ना। तो कुल मिला के अगर बढ़ती भी डेट है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए बढ़ेगी, मतलब अक्टूबर नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये पेपर मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे कुंभ मेला लगा है तो फिर आगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कुंभ मेला के बाद करवाएंगे तो 2025 का जो पीसीएस है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। इस वजह से इनको जो है दिसंबर के पहले ही, मतलब कुंभ मेला के पहले ही करवा लेना चाहिए। ठीक है, और इनको करवाना पड़ेगा कुंभ मेला के पहले। तो ये केवल न्यूज़ यूपी पीसीएस की थी। आरओ में ऐसा कुछ नहीं है कि आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आरओ के लिए बिल्कुल 22 दिसंबर ही है। ठीक है, तो जो लोग आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिंगल आरओ, उनको केवल आरओ देना है तो कायदे से फोकस करें। और जिनको यूपी पीसीएस देना है, अब ऐसा तो है नहीं यूपी पीसीएस 1 महीने बढ़ गया है तो ये कह दिया जाए कि आपको दोबारा मौका दिया है, आपकी किस्मत ने, आप दोबारा तैयारी कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर 1 महीने के लिए बढ़ेगा भी तो आप इसमें करंट अफेयर और रिवीजन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से आपको अगर ऑफिशियल नोटिस मिलना होगा तो 1-2 दिन में नोटिस भी आ जाएगी आयोग की तरफ से और एक बार ऑथेंटिक हो जाएगा। ठीक, तो इतनी सी बात है। अब बात रही तैयारी की, रिवीजन की, तो अपने काम पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि फालतू का वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा पढ़ाई करो, उसी से होने वाला है सिलेक्शन, और सिलेक्शन हो जाए तो फिर निकलो। ठीक, तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी। अब पॉलिटी की क्लास नंबर रहने वाली है 14वें नंबर की। ठीक है, इसके पहले 13 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं पॉलिटी में, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लो। एक चीज और, आज के इस पॉलिटी सेशन में थोड़ा सा कायदे से पढ़ना, क्योंकि आज हम लोग केवल राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, और राज्यों के बारे में बात करने वाले हैं, और आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस आरओ में अगर 10 प्रश्न पीसीएस के आ रहे हैं तो इसमें से 4 या 5 प्रश्न राज्य से पूछा जाता है। राज्य से मतलब है कि राज्य का जो हाई कोर्ट है, विधानमंडल है, विधान परिषद है, विधानसभाएं हैं, मुख्यमंत्री है ना। तो ये सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो आज हम लोग इस पे थोड़ी सा डिस्कशन करेंगे कायदे से, और कहाँ कहाँ क्वेश्चन फंस सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पे हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो पॉलिटी की क्लास 14 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शांति से पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। और यूपी पीसीएस जे 2023 में आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट है। देखिए, पढ़े क्वेश्चन को। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लेंदी कर दिया गया है अपनी भाषा से। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो विधानसभा
अध्यक्ष है, जो विधानसभा अध्यक्ष है, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र किसको देगा? बस यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा ना। विधानसभा अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। तो क्या बोला गया है? राज्य के राज्यपाल को? बिल्कुल नहीं। राज्य के विधि? बिल्कुल नहीं। राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट। राज्य के मुख्यमंत्री? बिल्कुल गलत। तो यहां बिल्कुल सही सी है। ठीक है, अब समझिए, हम लोग जो राज्यों को पढ़ेंगे वो केंद्र को रिलेट करके पढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा ये पढ़ा है अगर अच्छे से, आपका राज्य का 80% पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसी में। कैसे? अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? उपाध्यक्ष को। जैसे अगर मैं बात करूं विधानमंडल, समझिएगा यहां पे विधानमंडल के कितने अंग हैं? विधानमंडल के अंग कितने हैं? तो 3 अंग हैं। आप बोलोगे एक है विधानसभा, समझना है केवल, एक है विधान परिषद, बस थोड़ी थोड़ी चीजें अलग है, बाकी पूरा सेम है, और एक है राज्यपाल। राज्यपाल क्यों इसमें सम्मिलित कर दिया भाई साहब? तो राज्यपाल इस वजह से सम्मिलित है कि अगर कोई विधेयक विधानसभा में और विधान परिषद में पास होता है तो दोनों जगह से पास होकर ये राज्यपाल के पास जाता है। जब राज्यपाल सिग्नेचर कर देता है तब वो कानून बन जाता है। ठीक है, एक तरफ संसद है, और संसद को भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसमें क्यों शामिल है? क्योंकि जब यहां लोकसभा से, राज्यसभा से कोई विधेयक पास होके राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तो वो विधेयक कानून बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से राष्ट्रपति इसमें शामिल है और राज्यपाल इसमें शामिल है। अब रिलेट क्या करना है? विधानसभा को रिलेट करना है लोकसभा से, विधानसभा को रिलेट करना है लोकसभा से। ठीक है, विधान परिषद को रिलेट करना है राज्यपाल से, सॉरी राज्यसभा से। ठीक, और राज्यपाल को रिलेट करना है राष्ट्रपति से, और विधानमंडल को रिलेट करना है संसद से। बस आपका पूरा काम खत्म हो गया है। अब समझते हैं कैसे। ओरली पहले बोलेंगे, उसके बाद फिर जो जो चीजें होंगी लिखते चलेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में है। ठीक, विधानसभा आर्टिकल 170 में है, विधान परिषद आर्टिकल 169 में है, और राज्यपाल के बारे में तो हम लोगों ने काफी चीजें देखी थी, 153 में है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। ठीक है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और राष्ट्रपति आर्टिकल 53 में है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब उसके बाद देखिए, विधानसभा है जैसे, तो विधानसभा भाई साहब अस्थायी सदन है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है। बस वैसी लोकसभा है, लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं। विधानसभा को कौन भंग करेगा? राज्यपाल, राज्य के मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। वैसे ही लोकसभा को कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति, केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। विधान परिषद स्थायी सदन है, वैसे ही राज्यसभा स्थायी सदन है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बस वैसे ही राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही है यहाँ पे राज्यसभा में कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है जो कि 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। सेम वैसे ही राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि 5 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। बस थोड़ा सिमिलर है इसमें। यहाँ 12 फिक्स हैं, 12 सदस्य जो कि 4 क्षेत्रों के हैं, और यहाँ 1/6 सदस्य हैं जो कि 5 क्षेत्रों के हैं। अभी आगे देखेंगे डिटेल में कौन कौन से क्षेत्र हैं सब कुछ। पहली बात इतनी आपको समझ में आ गई कि अगर आपको घर में पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना है। ठीक है, विधानमंडल और संसद दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे, आसानी हो जाएगी। आगे देखें अगले प्रश्न में, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या
कि कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। किसकी बात हो रही है? विधान परिषद की। तो अब विधान परिषद की बात हो रही है तो विधान परिषद के बारे में हम डिटेल देख लें। हम विधान परिषद के बारे में डिटेल देख लें, मोटी मोटी डिटेल बातें, क्योंकि आ चुका है प्रश्न 21 में ही, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, तो हमसे सिंपली पूछा है कि विधान परिषद में कुल सदस्यों के कितने राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब कितने चुने जाएंगे हमें नहीं पता, हम पूरा डिटेल देख लेते हैं, आप खुद ही बताना बाद में। ठीक, देखिए, हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या विधान परिषद को रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? राज्यसभा। केंद्र में क्या है? राज्यसभा। ठीक है, चलो इसको हटा दो अभी। अच्छा, एक बात बताओ, विधान परिषद क्या सभी राज्यों में है? आर्टिकल 169 में उल्लेख है। और क्या विधान परिषद सभी राज्यों में है? बिल्कुल नहीं, सब राज्यों में नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, अब काफी बार आ चुका है कि विधान परिषद भैया वर्तमान में कितने राज्यों में है? वर्तमान में 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पहली बात तो ये रटा होना चाहिए। अब जब 6 राज्यों में है तो बाकी राज्यों में नहीं है, तो क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं क्या? मतलब विधान परिषद अगर जैसे मान लो मध्य प्रदेश में नहीं है, तो क्या मध्य प्रदेश में अगर स्थापित करना है तो क्या करेंगे? और अगर हमको बिहार में है जैसे, तो बिहार से हटाना है तो क्या करेंगे? तो समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर आप बुक में देखोगे बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं, मैं आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का क्या करना है? गठन करना है, और किसी राज्य में विधान परिषद का हमें समापन करना है, तो दोनों का प्रोसेस सेम है। दोनों का प्रोसेस सेम है, समझिए। पहली चीज, अगर एक बात बताओ कि राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है लेकिन राज्य में फिक्स है कि विधानसभा तो होगी, भाई जितने राज्य हैं वर्तमान में सब में विधानसभा है, तो उस राज्य की विधानसभा में हमें क्या लाना होगा? प्रस्ताव लाना होगा। क्या लाना होगा? प्रस्ताव। समझिएगा, अगर विधान परिषद गठन करना है तो उस राज्य की विधानसभा में पहले प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और इस प्रस्ताव को विधानसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। ठीक, पास हो गया, चलो प्रस्ताव विधानसभा में आया, क्योंकि विधानसभा एक ही है ही, तो विधानसभा में आया। किस लिए आया? कि विधान परिषद का गठन करना है। 2/3 बहुमत से उसने पास कर दिया, और जैसे ही 2/3 बहुमत से पास कर दिया, उसके बाद राज्यपाल अपने पास लेगा। समझिएगा, यहां पे राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल के माध्यम से यह विधेयक जाएगा कहां? संसद के पास। राज्यपाल इसमें कुछ नहीं करेगा, बस राज्यपाल से होते हुए वाया राज्यपाल, ऐसे लिख दो, वाया राज्यपाल ये विधेयक जाएगा संसद में, केंद्र की संसद में। और संसद में क्या होगा? संसद में जैसे ये प्रस्ताव जाएगा तो 1/2 मतलब सामान्य बहुमत, 1/2 बहुमत से ये पास होगा। समझिएगा, 1/2 बहुमत से पास होगा। पास होने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इसमें करेगा सिग्नेचर। राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर करेगा तो वो क्या होगा? विधान परिषद वहां बन जाएगी। क्या हो जाएगी? विधान परिषद वहां बन जाएगी, उस राज्य में बन जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया बनने का। अब इसी प्रोसेस को आप बुक में देखोगे तो कई पेजेस हैं, मतलब लगभग 2 पेज का दिया हुआ है। उतना नहीं पढ़ना है, केवल आपको ये डायग्राम देखना है, या जैसे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ऐसे देखना है। ठीक है, चलो ये बन गई, विधान परिषद गठन हो गया। समापन करना है तो सेम प्रोसेस है, विधानसभा में प्रस्ताव आएगा, 2/3 से पास होगा, फिर राज्यपाल के माध्यम से संसद में जाएगा, संसद 1/2 बहुमत से पास करेगा, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, उस राज्य से विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। तो समापन का और गठन का दोनों का सेम प्रोसेस है। ठीक है, चलो, तो भाई साहब मान लो कि विधान परिषद जो है बन गई। विधान परिषद क्या हो गई है? किसी भी राज्य में
इसी प्रोसेस से विधान परिषद का गठन हो चुका है। ठीक, फिर क्या होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे ये बताओ। अच्छा भाई साहब, से पहले सदस्य तो बताइए कि इसमें सदस्य कितने होंगे, विधान परिषद में सदस्य कितने होंगे। तो सदस्य के बारे में क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से देखो कि जिस राज्य में विधान परिषद गठन हुआ है उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, मतलब कहने का विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, तो भाई साहब उस राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 कर दो, बस वही विधान परिषद में सदस्य हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। देखो यूपी की बात करें तो यूपी में विधानसभा के कितनी सीटें हैं, लगभग 403 है। क्या लगभग 403 है, इसका 1/3 निकालो, 1/3 निकालो, 3 एकम 3। पॉइंट में तो आएगा नहीं, किसी आदमी को काटोगे नहीं, तो लगभग क्या आएगा 100। क्या आएगा 100। तो वर्तमान में यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी है, 100 है। क्यों, क्योंकि 403 है, 403 का 1/3 किया। 1/3 क्यों किया, क्योंकि ये प्रावधान है कि विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, उस राज्य के विधानसभा के कुल 1/3 सदस्य होंगे। क्लियर है, इस वजह से कहीं कहीं विवाद हो जाता है, लेकिन जो कानून लिखा हुआ है संविधान में वही पढ़ना है अपने को। चलो ठीक है, इतनी बात समझ गए, सदस्य इतने होंगे। न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, तो न्यूनतम के बारे में समझ लेना है 40। कितना, न्यूनतम के बारे में क्या लिखा हुआ है, 40 सदस्य। ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्यकाल समझिएगा, एक एक पॉइंट पर यही लिखवा दे रहा हूं। कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 172 में है। अब आर्टिकल 172 में कार्यकाल है किसका, विधान परिषद का। अब विधानमंडल के ही 2 भाग हैं, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो कार्यकाल दोनों में सेम है, आर्टिकल सेम है। अगर आर्टिकल पूछेगा कि विधान परिषद का कार्यकाल किस आर्टिकल के तहत है, तो 172। विधानसभा का कार्यकाल किस आर्टिकल के तहत है, 172। जिससे केंद्र में सेम है। संसद में लोकसभा का कार्यकाल बताइए, आर्टिकल 83। राज्यसभा का कार्यकाल बताइए, आर्टिकल 83। दोनों सेम है वहां पे। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी सेम है। कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष का है। ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। योग्यता आर्टिकल 173 में विधानसभा विधान परिषद दोनों का कार्यकाल, दोनों की योग्यता 173 में है। जैसे केंद्र में संसद में जाओगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की योग्यता किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 84 में। वैसे सेम यहाँ पे आर्टिकल 173 में। योग्यता क्या है विधान परिषद की, तो भाई एज होनी चाहिए 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के, भाई इसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, राज्यसभा से। और राज्यसभा का एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। वैसे सेम वैसे यहां भी है, एज 30 वर्ष और भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो बस। उसके बाद लास्ट पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट, कि अब ये बताओ विधान परिषद में जो सदस्य होंगे वो विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 होंगे, ये तो बता दिए, चलो ठीक है। तो ये 1/3 कहां से लेके आओगे, भाई विधान परिषद में 1/3 सदस्य होंगे विधानसभा के, बिल्कुल समझ में आ गया है। लेकिन ये 1/3 सदस्य कहां से पकड़ के लाएंगे ये तो बताइए। तो बहुत अच्छे से देखना है, इस 1/3 में से 1/6 सदस्य, समझिएगा बहुत अच्छे से, इसी 1/3 में से 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत। अब 5 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं समझिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र तो केंद्र में भी राज्य में भी दोनों में सेम है। भाई राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है,
वो इन 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और राज्यपाल जो विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, विधानसभा के कुल सदस्यों का सॉरी विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। वो 5 क्षेत्रों में होते हैं, 4 क्षेत्र तो दोनों में कॉमन है, एक क्षेत्र और बढ़ गया है, सहकारिता। सहकारिता, ठीक। तो भाई साहब ये बताओ, विधान परिषद में कुल सदस्य होंगे विधानसभा के 1/3। अब 1/3 में से हम 1/6 तो पकड़ के ले आए, बाकी कहां से पकड़ेंगे? तो बाकी देखो कुल कुल सदस्यों का, कुल का 1/6 तो हो गए, कुल का 1/3 क्या होंगे? विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे, ठीक है। 1/6 पकड़ के ले आए, 1/3 पकड़ के ले आए, बाकी कहां से पकड़ेंगे? तो बाकी फिर लिखो, कुल का 1/3, कुल का 1/3 नगर निकाय, तीनों नगर निकाय द्वारा निर्वाचित, ठीक है। तो 1/6 पकड़ के ले आए, 1/3 ले आए, 1/3 ले आए, अभी बचे हुए हैं, कहां से लाएंगे फिर? तो फिर लिखो, कुल का 1/12, ऐसे लिखो कि उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा लिखो, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के शिक्षक द्वारा निर्वाचित। इसको कहीं नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। अगर आपका पहले से नोट है कहीं पर, अच्छी बात है, नहीं नोट है तो नोट कर लो इसको, ठीक है। भाई साहब 1/6 पकड़ के ले आए, 1/3 ले आए, 1/3 ले आए, 1/12 ले आए, अभी भी कुछ बचे हुए हैं, तो फिर लिखो कुल का 1/12, फिर से 1/12 स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा निर्वाचित। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी क्या, कि विधान परिषद में जो सदस्य होंगे वो विधानसभा के 1/3 होंगे। अब 1/3 को कहां कहां से पकड़ के लाओगे? तो ये इन सब जगह से पकड़ के लाओगे। 1/6 तो राज्यपाल ही दे देगा मनोनीत करके, 1/3 विधानसभा द्वारा निर्वाचित हो जाएंगे, फिर 1/3 नगर निकाय द्वारा निर्वाचित हो जाएंगे, फिर 1/12 उच्च शिक्षा के शिक्षक द्वारा हो जाएंगे, फिर 1/12 जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके द्वारा हो जाएंगे। अब समझिए, शिक्षक हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ये दोनों 3 वर्ष का इनको अनुभव होना चाहिए। मतलब ये जो शिक्षक होने चाहिए ये 3 वर्ष पुराने होने चाहिए कम से कम, और जो विद्यार्थी होने चाहिए ये 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। बस, तो अब हमसे क्या पूछता है, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां से हमसे क्या पूछता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमसे पूछता है कि बताओ, प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि बताओ कि विधान परिषद में कुल मनोनीत सदस्य कितने हैं और कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, ये पूछता है। तो भाई साहब बहुत ही सिंपल है कि मनोनीत, देखिए यहां से देखिए, मनोनीत शब्द केवल इसमें लिखा हुआ है, तो मनोनीत कितने हैं? 1/6। मनोनीत कितने हैं? 1/6। तो मनोनीत कितने हैं? 1/6। निर्वाचित कितने हुए? 5/6। निर्वाचित कितने हुए? 5/6। भाई अगर किसी की मैथ अगर वीक है तो आप इसको देखो, निर्वाचित सॉरी मनोनीत है 1/6, बचे कितने? 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ठीक है। तो बचे कितने हैं निर्वाचित वाले? 1/3, 1/3, 1/12 और प्लस 1/12। एलसीएम लोगे 12 आएगा, 4 4 1 1, ये 10/12 हो जाएगा। काटोगे 2 5 10, 2 6 12, 5/6, ठीक है। तो भैया मैथ अगर वीक है तो ऐसे कर लो। मेरी बात कुल मिला के इतनी है कि समझ में आना चाहिए कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो कुल विधान परिषद में निर्वाचित 5/6 है और मनोनीत 1/6 है। मनोनीत कौन कर रहा है? केवल केवल राज्यपाल। और निर्वाचित कौन कर रहा है? तो भाई साहब काफी सारे लोग हैं, ये अपना पढ़ लो, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं अपने। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विधान परिषद लगभग समाप्त।
क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्य विधानसभा 1/6 सदस्य तो राज्यपाल निर्वाचित करता है, सॉरी राज्यपाल मनोनीत करता है। तो लेकिन राज्यपाल के बारे में नहीं है, हटा दो। 1/4 तो कहीं नहीं आया था। 1/12, 1/12 दो जगह आया था, एक उच्च शिक्षा के शिक्षक द्वारा और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट द्वारा। लेकिन विधानसभा के बारे में पूछा है तो विधानसभा 1/3, ऑप्शन डी इज द राइट। विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना है, ठीक है। देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेटेस्ट आया हुआ प्रश्न है और ये केवल आरओ में लिखा हुआ है, लेकिन ये कई बार आ चुका है। यहीं पर मैं बता देता हूं, दोनों में, विधानमंडल में भी संसद में भी, संसद में इधर बता देते हैं विधानमंडल में, क्योंकि दोनों को हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, गणपूर्ति या कोरम का मतलब है कि विधानमंडल में उतने सदस्य होने चाहिए जिससे बैठक आयोजित हो सके, और जब उतने सदस्य नहीं होंगे तो वो बैठक रद्द हो जाएगी, बस। तो संसद में कोरम या गणपूर्ति का उल्लेख आर्टिकल 100 में है, ठीक। उसी प्रकार से विधानमंडल में कोरम या गणपूर्ति का उल्लेख आर्टिकल 189 में है, आर्टिकल 189 में है, पहली चीज। दूसरी चीज, संसद में गणपूर्ति में क्या लिखा हुआ है, कुल का 1/10, ठीक है। और राज्य विधानमंडल में क्या लिखा हुआ है, कुल का 1/10 या 10, जो अधिक हो, जो अधिक हो, मतलब कुल का 1/10 आ जाए या केवल 10 आ जाए, दोनों में से जो अधिक होंगे बैठक होने से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन संसद में क्या लिखा हुआ है भैया, केवल कुल का 1/10, वहां पे केवल 10 नहीं है, 1/10 है। तो बस ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी पूरा सेम है। तो हमसे राज्य विधानमंडल के बारे में पूछा है और राज्य विधानमंडल में पूछा है तो ये वाला टेक्निक लगाओ, कोरम में आर्टिकल 189, 1/10 या 10 जो अधिक हो। तो 10 सदस्य या कुल सदस्य का 1/10 मतलब 10वां भाग, 10वां भाग मतलब 1/10, जो भी अधिक हो, ऑप्शन डी इज द राइट है। सिंपल। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन केंद्र में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और आपने अगर वीडियो कंटिन्यू देखा है, आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। आपको मैंने बताया था कि जो वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, इसके पास धन विधेयक को, मतलब धन विधेयक की पूरी पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है। और लोकसभा को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, विधानसभा से। लोकसभा को मैंने रिलेट किया है राज्य में विधानसभा से। तो बस राज्य में धन विधेयक या वित्त विधेयक की पावर किसके पास होगी, विधानसभा के पास। मतलब सबसे पहले धन विधेयक या वित्त विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा, विधानसभा इसको विधान परिषद में भेजेगी, विधान परिषद में। जैसे केंद्र में क्या था, लोकसभा इसको राज्यसभा में भेजती, ठीक। अब भेजेगी तो विधान परिषद के पास पावर तो है नहीं धन विधेयक वित्त विधेयक के माध्यम से, तो ये क्या करेगी, मैक्सिमम 14 दिन तक रोक के रखेगी धन विधेयक को। उसी प्रकार से राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक के रखेगी, लेकिन कोई पावर नहीं है। उस विधेयक क्या करेगी, भाई पढ़ ले आराम से या तो रखे रहे। अगर 14 दिन से ज्यादा हुआ तो वो विधेयक स्वतः ही पास माना जाएगा, स्वतः ही पास माना जाएगा, ठीक है। वैसे केंद्र में सेम है कि लोकसभा से अगर लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है, फिर राज्यसभा में उसको भेज दिया जाता है। 14 दिन तक अगर वो वापस नहीं करता राज्यसभा, तो उसको स्वतः ही पास मान लिया जाता है, स्वतः ही पास मान लिया जाता है। ओवरऑल कहने की बात इतनी है कि धन विधेयक में पूरी पावर लोकसभा के पास है केंद्र में, और राज्य में विधानसभा के पास है, बस। तो वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, कौन, विधान परिषद। तो विधान परिषद भैया मैक्सिमम 14 दिन, ऑप्शन बी इज द राइट। अब इसी में कुछ विधेयक के बारे में समझिए आराम से। देखिए, मैं राज्य की बात करता हूं केवल, ठीक। विधान सभा और विधान परिषद, समझना है अच्छे से कैसे क्या मामला होता है इसमें और कैसे इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए कोई विधेयक है, अब याद विधेयक का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ सामान्य विधेयक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। धन विधेयक तो पूरी पावर विधानसभा के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ सामान्य विधेयक की बात कर रहा हूँ। इस सामान्य विधेयक या तो पहले स्टार्ट होगा विधानसभा से या स्टार्ट होगा विधान परिषद से, ठीक। मान लीजिए कोई विधेयक विधानसभा में आया, कोई विधेयक आया विधानसभा में, विधानसभा ने पास कर दिया, विधानसभा से जाएगा कहाँ, विधान परिषद में, विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद क्या करेगी इसमें, विधान परिषद के पास कुछ पावर्स हैं। कैसी पावर, या तो उसको पास कर दे, या तो उसको पास कर दे, या इनकार कर दे, या कोई जवाब ना दे, कोई जवाब ना दे। यहां समझना अच्छे से, अभी केंद्र लेंगे इसमें हम। मतलब कहने का विधानसभा से अगर कोई विधेयक पास होता है फिर विधान परिषद में जाता है, क्योंकि वहां भी पास होना जरूरी, तभी तो कानून बनेगा। लेकिन विधान परिषद इसमें नौटंकी कर देती है। क्या कर देती है, या तो पास कर दे भाई साहब, या इनकार कर दे कि हम पास नहीं करेंगे, या कोई जवाब ना दे। अब यहां केंद्र लो, अगर लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से लोकसभा में विधेयक आपस में जाता है और एक जो है उसको या तो इनकार कर दे या कोई जवाब ना दे, तो क्या होता है उस स्थिति में, भाई संयुक्त बैठक होती है ना, कि भाई क्या दिक्कत है इस विधेयक में, संयुक्त बैठक होती है। फिर राष्ट्रपति उसको बुलाता है संयुक्त बैठक को, आर्टिकल 108 के तहत। सब कुछ पढ़ चुके हो आप। ये तो केंद्र में होता है ना, राज्य में ऐसा नहीं होता है। राज्य में क्या होता है, अगर कोई विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में गया, अब विधान परिषद उसको अधिकतम, समझिएगा, अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद स्वतः ही पास माना जाएगा, स्वतः ही पास हो जाएगा वो विधेयक। मतलब कहने का कि अगर कोई विधेयक विधानसभा से जाता है विधान परिषद में, विधान परिषद चाहे जो कुछ कर ले, मैक्सिमम 4 महीने तक उसको रोक सकती है। अगर 4 महीने में कोई जवाब नहीं देती तो उसको स्वतः ही पास माना जाएगा। इसी वजह से नोट डाउन, राज्यों में या राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान, क्या भाई साहब, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम 4 महीने का वेट करना है, खुद ही पास हो जाना है, तो संयुक्त बैठक क्यों करना। लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं है कि भाई अगर कुछ भी दिक्कत हुई एक सदन में तो भाई साहब संयुक्त बैठक करनी पड़ती है। लेकिन राज्य में जब पता है कि भाई साहब मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है, उसके बाद खुद ही पास माना जाएगा, तो संयुक्त बैठक करके क्यों सरदर्दी पालना। इस वजह से राज्य में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे। अब यही उल्टा हो जाए, अगर यही उल्टा हो जाए, क्या, अगर कोई विधेयक विधान परिषद से शुरू हो और विधानसभा में जाए, समझिएगा, ये जो 4 माह तक रोक सकती है ना, ये पावर केवल विधान परिषद के पास है, विधानसभा के पास नहीं है, ठीक। अब समझिए, उल्टा आते हैं। विधान परिषद में कोई विधेयक आता है, आ गया, विधान परिषद से पास होकर विधानसभा में जाएगा। अब विधानसभा या तो पास कर देगा तो कानून बन जाएगा, या विधानसभा इनकार कर दे। और जैसे ही विधानसभा इनकार करेगी तो वो विधेयक, जो विधेयक था वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के विधानसभा से विधान परिषद में गया तो ये कंडीशन बनेगी, अब विधान परिषद से विधानसभा में गया तो ये कंडीशन बनेगी। क्लियर हो गई बात। एक लास्ट पॉइंट यही नोट करके लिख लेना है, संविधान संशोधन करने में राज्य विधानमंडल के पास पावर नहीं है। ये मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, ठीक है। पावर नहीं है मतलब कहने का कि जो संविधान संशोधन होता है ना, ये विधेयक केवल संसद में पेश होता है, बाकी राज्यों में ये विधेयक कभी पेश नहीं होता, ठीक। लेकिन हाँ, एक कंडीशन ये बनती है, आपने पढ़ा होगा संविधान संशोधन,
जब आगे हम लोग भी पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन होता है वो 3 तरीकों से होता है, एक सामान्य बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन। तो आधे राज्यों के समर्थन ले लिया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन कभी भी राज्य में नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है। और ये कंडीशन आपको कोई भी अगर सामान्य विधेयक है तो ये 2 कंडीशन बनती है, ये देख लेना है। और उसके बाद जो वित्त विधेयक, धन विधेयक है तो उसमें सेम ही कंडीशन है, केंद्र में भी राज्य में भी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में कोई भी समझा पाएगा। देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, पहली चीज हमने क्या पढ़ा है कि धन विधेयक केवल और केवल केंद्र में लोकसभा में आएगा और राज्य में आएगा तो विधानसभा में आएगा। केवल और केवल लोकसभा और विधानसभा, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। तो राज्य विधानसभा में आ रहा है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। तो राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हम विधानसभा में इसके पहले पेश नहीं कर सकते? संसद की संतुति के, भाई संसद में क्या काम है राज्य में? भारत के राष्ट्रपति कोई काम नहीं है राष्ट्रपति का, मंत्रियों के विशेष समिति मंत्रियों की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य के राज्यपाल की संतुति के, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट। कैसे समझिए, धन विधेयक या तो पेश होगा केंद्र में होगा तो लोकसभा में और राज्य में होगा तो विधानसभा में। ठीक, जैसे ही लोकसभा में पेश होगा उसके पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है, और अगर विधानसभा में हो रहा है राज्य में तो राज्यपाल से अनुमति लेना अनिवार्य है। अब बिल्कुल सेम कंडीशन होती है बजट में। भाई बजट धन विधेयक लगभग समान ही तो है बजट में। बजट अगर राज्य में पेश हो रहा है तो राज्यपाल की अनुमति पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद विधानसभा में पेश होगा। अगर बजट लोकसभा में पेश हो रहा है, अब भाई लोकसभा में तो पेश होता है, राज्यसभा में थोड़ी ना पेश होता है, तो उसके पहले पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तब लोकसभा में वित्त मंत्री इसको पेश करेंगे। ठीक है, तो बजट में भी सेम है, धन विधेयक में भी सेम कंडीशन है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद। तो कहाँ भाई, विधानसभा तो सब में है लेकिन विधान परिषद कुछ ही में है, तो विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट। 6 में है, बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? बिल्कुल सेम। अब भंग नहीं किया जा सकता तो नाम आना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा। केंद्र और राज्य से रिलेट करते हैं, विधान परिषद, विधानसभा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा समझ लेना है भाई। हम लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। ठीक, क्या बोला गया है? किसी को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो क्या राज्यसभा को समाप्त कर सकते हो क्या? नहीं भाई साहब, समाप्त क्यों करेंगे? बस ये है कि भंग नहीं कर सकते। लेकिन विधानसभा, भाई विधानसभा को भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अब विधान परिषद को हम भंग नहीं कर सकते क्योंकि ये स्थायी सदन है, लेकिन कंडीशन अगर मिली तो विधान परिषद को पूरी तरीके से उस राज्य से ही समाप्त कर सकते हैं। कैसे? उस राज्य की विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव, 2/3 से पास होगा, फिर राज्यपाल के माध्यम से संसद में जाएगा, संसद से 1/2 बहुमत से पास होगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और समाप्त हो जाएगा। समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। वही बोला है कि भंग नहीं कर सकते परंतु समाप्त कर सकते हैं। क्या है? राज्य विधान परिषदें। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति प्रावधान भारतीय संविधान के, तो विधान परिषद के प्रावधान आर्टिकल 169 में अभी बताया है मैंने आपको। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः हो सकती है। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा है पहली चीज। अब इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम होती है 500 और न्यूनतम होती है 60। चलो ये बताओ विधान परिषद में कितनी होती है? मैक्सिमम, न्यूनतम। तो जो मैक्सिमम होती है उस राज्य की विधानसभा का 1/3, उस राज्य की विधानसभा का 1/3, और न्यूनतम होती है 40। ये विधान परिषद की है। अब विधानसभा में कितनी होती है? तो मैक्सिमम 50 है और न्यूनतम 60 है।
क्लियर है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पे सही है। नेक्स्ट, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो भाई विधान परिषद में मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है, जो कि 5 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। और कितने मनोनीत करता है? कुल का 1/6। विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? इजी क्वेश्चन है, यूपी की है भाई साहब सबसे अधिक। यूपी में विधानसभा और विधान परिषद कितनी है? ये है 403 विधानसभा, और विधान परिषद कितनी है? विधान परिषद में सदस्य संख्या जो मैक्सिमम होती है विधानसभा का 1/3 होती है, अभी पढ़ा है, तो 1/3 करेंगे लगभग 100 निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको काफी डिटेल बताया है कि कोई विधेयक अगर विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद के पास पावर है कि वो मैक्सिमम 4 माह तक रोक सकती है। उसके बाद वो स्वतः ही पास माना जाएगा। इसी वजह से राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये मंत्रिपरिषद मंत्रियों वाला जो है, ये मैं आपको एक पॉइंट करा देता हूं, बाकी अगले टर्न पे इसमें डिटेल में देखेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद राज्य की, दोनों रिलेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए केंद्र की मंत्रिपरिषद में क्या होता है, 91वें संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या प्रावधान होता है? इसमें प्रावधान होता है कि जो मंत्रिपरिषद में सदस्य संख्या है, यहां केवल सदस्य संख्या की बात हो रही है कि मंत्रिपरिषद में जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा का 15% होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? लोकसभा का 15%। मेरी बात समझे, लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसकी? मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। ठीक है, कब प्रावधान किया गया? 91 2003। ये तो मैक्सिमम है ना, न्यूनतम बताओ। तो न्यूनतम में लिखा हुआ है कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। अब सेम आ जाओ राज्य में, राज्य में भी सेम प्रावधान होता है 91वां 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद की, राज्य की मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम सदस्य संख्या है उस राज्य की विधानसभा, क्यों? क्योंकि लोकसभा विधानसभा बिल्कुल सेम है, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, सेम क्वेश्चन। न्यूनतम में क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम में 12 लिखा हुआ है। कितना? 12। अब 12 भी याद रखना है कि मुख्यमंत्री, भाई मंत्रिपरिषद का नेता कौन है? मुख्यमंत्री। और केंद्र में मंत्रिपरिषद का नेता कौन है या हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री को मिलाकर न्यूनतम 12 और मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा का 15%। और केंद्र में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है। ये दोनों बातें याद रखनी है, दोनों बातों में सब कुछ सेम है, केवल न्यूनतम में अंतर है। ऊपर वाले में न्यूनतम में कोई उल्लेख नहीं है और नीचे वाले न्यूनतम में 12 सदस्य लिखा हुआ है। तो यहां ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया होगा, और इतना डिटेल मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाएगा। आगे देखिए, कथन कारण देखते पढ़ते हैं। विधान परिषद की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है। ठीक, अभी समझेंगे क्या कह रहा है। उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब कहने का है विधान परिषद की संरचना निरंतरता का प्रावधान है, मतलब निरंतर का मतलब है कि निरंतर बनी रहती है, भंग नहीं होती। तो क्या विधान परिषद भंग नहीं होती? बिल्कुल सही है, स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन है? क्योंकि इसके
प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और जब लगातार अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, नए सदस्य आ रहे हैं, इसी वजह से ये भंग नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही है, और कारण भी एकदम सही है, ऑप्शन इज द राइट। ये तो राज्य का है, सॉरी हाँ ये तो राज्य का है। केंद्र का बताओ, केंद्र का बताओ, केंद्र में बताओ। राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। क्यों निरंतरता? मतलब कि राज्यसभा भंग नहीं होती। क्यों भंग नहीं होती? क्योंकि राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, इस वजह से। तो दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई एक डिफरेंस एक भी नहीं है। बस यहाँ विधान परिषद लिखा है और यहाँ राज्यसभा लिखा है, बस बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, इसी वजह से कह रहे हैं अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो केंद्र और राज्य दोनों को सिमिलर करते हुए, तुलना करते हुए पढ़िए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री को किससे रिलेट कर दो? प्रधानमंत्री से। राज्य का हेड प्रधानमंत्री, सॉरी राज्य का हेड मुख्यमंत्री, केंद्र का हेड प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री में कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, पहला ही गलत। क्यों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मैंने क्या शब्द बोला? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्ति, बस। और यहाँ क्या है? चयनित। चयनित का मतलब होता है चुनना। चुनना गलत है यहाँ पे, ठीक, तो पहला ही गलत हो गया। वह हाँ अगर चयनित आ जाएगा तो एक बात ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, वो अपने में से ही लोकसभा के सदस्य ही उसको चुनते हैं, बहुमत के आधार पर चुनते हैं। चुनते हैं मतलब चयनित होता है। क्या होता है? चयनित होता है। कभी भी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष सदस्य पद की शपथ लेता है और जो सदस्य होते हैं अपने में से ही उसको चुन लेते हैं कि हाँ भाई तुम ही जो है लीडर बन जाओ, बस। ठीक है, तो चयनित वहां यूज होगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब नियुक्त होते हैं। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल सही है, नियुक्त होता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों का द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। फिर है उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है, हल्की सी भी अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो कि ये वाला गलत है। क्लियर? चलिए आगे चलें। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। आज हम लोगों ने पॉलिटी में राज्यों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल देखा और ये समझा है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो अब जैसे आप बताऊं कि पीसीएस जैसे आपका फिर से पोस्टपोन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का टाइम मिलेगा, अगर मिलेगा तो, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस आएगा, खुद ही पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का टाइम मिलेगा। 1 माह में कुछ नहीं कर सकते आप, केवल और केवल रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। अगर आप सोचो कि मैं फिर से सिलेबस कंप्लीट करूँ, मैं तैयारी नहीं किया था मैंने, अब टाइम मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आरओ में कुछ चेंजमेंट नहीं है, ना तो कोई खबर है, ठीक है। तो आरओ भाई साहब 22 दिसंबर को है, 22 और 23 दिसंबर जैसा कि बताया गया है। तो इसी को मानते हुए अच्छे से तैयारी करो और इस प्रैक्टिस सेट जो मैं करवा रहा हूँ उसको मत छोड़ना। बाकी आप बुक से पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन इसको जरूर कवर करते रहो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।